गुड मॉर्निंग पब्लिक जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई सुबह के साथ। और हर सुबह के साथ एक नई उम्मीद की किरण भी आती है और हर मामले में कहीं ना कहीं उम्मीद छुपी होती है अगर आप उसको पहचान लें। जाहिर बात है परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर इतना हावी नहीं हो देना चाहिए कि आपको वो उम्मीद की किरण जो हर नए दिन के साथ आती है वो नज़र ना आए। तो जनाब अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आज देख रही थी एक बहुत ही खूबसूरत कोट मेरी नज़र से गुजरी एंड आई थॉट टू शेयर इट विद यू। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक ना करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। बहुत ही खूबसूरत बात है और अक्सर ये बात हमारी हुकूमतों पे भी लागू होती है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि जो रवैये वो अपनी ऑपोजिशन के साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो फिर बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो हो सकता है कि उन्हें भी वैसा ही सलूक का सामना करना पड़े। तो इसी के साथ जनाब थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पर और नाकाम एहतजाज और PTI की पॉलिसीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो जारी हैं। और अगरचे हुकूमत ने PTI की D चौक पर धरने को नाकाम बनाया है, मगर जो वज़ीर आला KP हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो ये कहते हैं कि बानिए PTI की कॉल पर धरना जारी है और जब तक कॉल अप नहीं होगी ये जारी रहेगा। हम पर बराह रास्त गोलियां बरसाई गईं, बुशरा बीबी और मुझ पर हमला किया गया। हम अपने वर्कर्स के साथ खड़े हैं और इस सारे वाक़े की FIR खुद कर पाऊंगा। ये जंग हमारी नस्लों की जंग है और अगर बानी PTI जेल में है तो हमारे लिए है। हर कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं और देते भी रहेंगे। PTI एक सोच है और एक नज़रिया है जो ख़त्म नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में लश्कर कशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया और अगर 9 मई के मुल्ज़मान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और काफ़ी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। मौलाना फजल रहमान भी कल बोले और उन्होंने कहा कि चूँकि मैंडेट चोरी हुआ है इसलिए कोई हुकूमत है नहीं और कोई हुकूमत के कामों को संजीदा लेता भी नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी बोले। पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़िलहाल कदरे बिलावल की तरफ से खामोशी है, लेकिन कल शर्जील मेमन ने भी कंडेम किया इस चीज़ को आके। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं साले जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया साले साहब आपके वक्त का। सर क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? PTI ने अपनी गलतियां मौजूदा क़यादत ने खुद PTI को एक सियासत और सियासी प्लेटफॉर्म से दूर कर दिया है? जी शुक्रिया। अर्ज़ यह है जी कि तहरीक इंसाफ जिसको आप PTI कहते हैं उसको बदकिस्मती से पिछले 11-12 साल से जब से उसका वजूद आया सियासी मैदान में, उसने खुद को सियासी जमात के तौर पर ना साबित किया है ना मनवाया है। वो एक इंतहा पसंदाना रवैये के ऊपर चल रही है और उसकी अगर जो उसकी सियासत आप कहें तो वो सिर्फ एक ही बात पर मुनहसर है। उसका इन्हिसार सिर्फ एक बात पर है कि वो दूसरों को बुरा भला, दूसरों को चोर, दूसरों को डाकू और खुद को सबसे ज्यादा पाकबाज और पारसा साबित करने पर उनका पूरा इन्हिसार है, पूरा जोर है। जबकि सियासत में ये नहीं होता। सियासत में जिंदा रहने और दूसरों को जिंदा रहने की इजाजत देने के असूल की कारफरमाई होती है। बदकिस्मती से जब से ये जमात या ये जत्था या ग्रुप हमारे से वजूद में आया है, हमने ये देखा कि पाकिस्तान की सियासत में जो रुझानात हैं वो बुरी तरह से मजरू हुए हैं और उनका जो मजरू होना है वो इस तरह है कि एक दूसरे के बारे में अच्छे अल्फाज का सुनना और कहना, उसके लिए हम तरस गए हैं कि ये पिछले 11-12 साल से यही रवैया इनका चल रहा है। और इसका लामहला असर ये हुआ है कि जब तहरीक इंसाफ ने दूसरों के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए तो अब ये बहुत मुश्किल था कि दूसरे जो हैं वो इनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। अब देखिए कोई सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के लिए तहरीक इंतशार, तहरीक फसाद, इस तरह के जुमले, इस तरह के नाम, इस तरह की फप्तियाँ नहीं कसती अगर तहरीक इंसाफ ने दूसरों को चोर और डाकू कहने के ऊपर अपनी कुव्वत गोयाई जो है उस पर सर्फ ना की होती। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी सियासत में जब इनको मौका मिला है, जब इनको इक़्तिदार मिला है, तो उस वक्त भी इन्होंने अपने मुखालफिन को, अपने सियासी हरीफों को इसी तरीके से पामाल करने की कोशिश की है जिस तरीके से वो हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हुए, अगर हिज़्ब इख्तिलाफ ये बन जाते तो बहुत अच्छी बात थी
लेकिन उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बजाय अपने आप को वाक़अतन हिज़्ब फसाद और हिज़्ब इंतशार बनाने के ऊपर अपनी क़ुव्वत सर्व की है। तो ये अब जो इस्लामाबाद में जो इस वक्त सूरत हाल है, ये 4 दिन या पिछले 5 दिन हमने बहुत मुश्किल में गुजारे हैं। मैं आपको जानदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ी कशीदगी थी, लोग बड़े परेशान थे। और ये नहीं हो सकता कि आप शहर के शहर जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दें। तो 3-4 दिन ऐसा रहा जैसे हर घर जो है, हर गली, हर कूचा जो है, हर बाजार, हर सड़क जो है वो महसूस होकर रह गई। लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। स्कूल और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, कारोबार ख़त्म कर दिए गए। अब देखिए, शहर में अच्छे खुशहाल लोग भी होते हैं, लेकिन शहर का जो कारोबार है वो चलता है, निज़ाम उस तरह चलता है जिस तरह ये छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, खाजा फरोश होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती है। इससे जहाँ तक शहरियों की ज़रूरतों का तल्लक है वो भी उससे पूरा होती हैं, लेकिन उन बेचारों का भी जो निज़ाम ज़िंदगी है उसका इन्हसार उसी कारोबार पे होता है। अब देखिए, अच्छा सालिह साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, इस बात पर रोशनी डालिएगा। मौलाना फजल रहमान ये फरमाते हैं कि इतने इंतजामात थे, तो ये सवाल तो बनता है हुकूमत से कि फिर ये PTI वाले डी चौक कैसे पहुंचे? देखिए जी, जब एक जत्था आ रहा है जिसमें 10, 15, 20 हज़ार बकौल उनके 1.25 लाख और 3 लाख लोग आए बकौल तहरीक इंसाफ के, हर चंद के ये हमने लाख वाला फिगर जो है वो तो कहीं जुड़ते देखा नहीं है इन दिनों में। यकीनन 10,000 से ज्यादा लोग थे, 15,000 होंगे, 20,000 होंगे, 25,000 तक लोग होंगे। जब 25,000 लोग आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए उनसे इंसानी तौर पे जो तरीका मुमकिन था वो उन्होंने किया। और इंसानी तरीका तो ये था ना जी कि आप उनको इंतबाह करते, उनको रास्ते में रुकावटें खड़ी करते। उन्होंने रास्ते में रुकावटें इंतजामिया ने खड़ी की, लेकिन उन रुकावटों को अबूर करना मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा कौन जानता है कि जब ये इस तरह के जत्थे आते हैं तो उसको किस तरह रोकने की कोशिश की जाती है और किस तरह से उन कोशिशों को नाकाम बनाया जाता है। तो वो अगर हुकूमत ये फैसला करती, इंतजामिया ये फैसला करती कि उनको एक ख़ास कुव्वत से ज़्यादा के ज़रिए से रोकना है, मकसद ये है कि उसके लिए सबसे जो बड़ा हथियार इनके पास होता है वो होता है गन का, बंदूक का। अगर ये फैसला करते कि हमने, क्योंकि उनके पास हर तरह का असला मौजूद था, जो लोग वहाँ से KP से आए थे, अगर ये फैसला करते कि हमने भी उसका जवाब गन से देना है तो यकीनन ये लोग जो हैं ये अटक का पुल नहीं क्रॉस कर सकते थे। लेकिन इनको मौका दिया गया, रास्ते में 3-4 जगहों पर रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन उन रुकावटों को वो अबूर करते हुए यकीनन आगे बढ़ते गए। मौलाना को अच्छी तरह मालूम है कि मौलाना भी कमोबेश इसी जगह पर पहुंचे थे जहां तक ये तहरीक इंसाफ के लोग आए थे। ये मुमकिन नहीं था। मौलाना जिस तरह फरमा रहे हैं ना कि जी इनको यहाँ तक आने क्यों दिया गया, मौलाना दरअसल कहना ये चाहते हैं कि आपने उनके साथ नेगोशिएट करके उनको वहां तक रोकने की कोशिश की न की कि जहां आने के बाद इंतजामिया के लिए मसाइल पैदा होते। तो जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि ये एक मुंह जोर जत्था है, ग्रुप है, जिसको आप तहरीक इंसाफ कहते हैं। ये लोग किसी माकूल बात को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब देखिए, इस्लामाबाद के बाहर एक जगह है संजानी, इनको वहां पे हर चंद के मवेशियों का मेला लगता है, लेकिन वो बड़ी कुशादा जगह है। इनसे कहा गया कि आप वहां बैठ जाएं। और आप देखिए ना, पाकिस्तान में बेलारूस का एक बहुत बड़ा वफ्द आया हुआ था, बेलारूस के सदर आए हुए थे। देखिए, अगर सदर ना भी आए हो, अगर यहाँ पे वफ्द ना भी आया हो, तब भी फेडरल कैपिटल को आप इस तरह की गुंडागर्दी के लिए, हल्ले गुल्ले के लिए, इस तरह के इंतशार के लिए, इस तरह के शोर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखिए, गैर मुल्की सफारत खाने हैं, गैर मुल्की मेहमानों की आमद और रफ्त जारी रहती है। इस्लामाबाद को फेडरल कैपिटल होने की वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसका एहतराम सभी सियासी जमातों को करना चाहिए। और अगर आप ये समझती हैं, अगर आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इनसे मावरा है, तो फिर इनके साथ जो सलूक होना चाहिए वो भी मावराई तरीके से होना चाहिए। और जहाँ तक इंतजामिया की बात का तल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि इंतजामिया ने बादल नखास्ता इनके साथ सख्त इक़दाम करने का फैसला किया। और मैं जैसे शुरू में आपको मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि इनको सियासी जमात बनना चाहिए। इन्होंने किसी मौका पर भी खुद को सियासी जमात बनाने की कोशिश नहीं की। और जब कोई जत्था, जब कोई ग्रुप अपने आप को सियासी तौर पर
मुतारफ नहीं कराना चाहता, उस लिबादे में नहीं लाना चाहता जो सियासत की जरूरत है, तो फिर यकीनन उसके साथ दूसरे जो हथियार हैं, जो दूसरे तरीक़ेकार है, वो इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा। बिल्कुल सही। मैं एक छोटा सा जुमला करना चाहता हूँ। कौम को ये सोचना पड़ेगा, कौम को ये तय करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ क्या सियासी जमात है या खुदा न खास्ता इनका कोई और निज़ाम है, किसी और फलसफे पे यकीन रखते हैं। ये तय करने का वक्त आन पहुंचा है। अब मजीद हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा जी, साले साहब ये बताइएगा कि पीटीआई के जो कोर मेंबर्स हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं बानी पीटीआई के साथ, वो नाला भी हैं इख्तलाफात पर, और स्पेसिफिकली जब बुशरा बीबी ने उस डिसीजन को नहीं माना, जब खुद बानी पीटीआई ने कह दिया कि आप सिंजानी रुक जाइए, ये जो हाईजैक हुई है पार्टी बुशरा बीबी के ऑर्डर्स के बाद, आपको लगता है ये खुद को एक सियासी लॉन्च करने की तरकीब थी बुशरा बीबी साहिबा की, और इस तरह जमात में कुछ असर रसूख बाकी लोगों का भी कम हुआ है? अब मैं देखिए जी, जहां तक तहरीक इंसाफ का तल्लुक है, वो सियासी जमात तो है नहीं, वो एक कल्ट है, एक पॉलिटिकल मैदान में आए हुए एक शख्स का, और उस शख्स के गिर्द पूरी जमात घूमती है, पूरा जत्था घूमता है, पूरा ग्रुप घूमता है। और जब वो शख्स इनको दस्तयाब नहीं है तो यकीनन ये लोग बिखरे हैं। नजरिया और सोच इनकी सिर्फ एक है कि हम अच्छे हैं और दूसरे सब बुरे हैं। जब ये सोच होगी तो यकीनन कोई, देखिए जब सियासी जमातें जो होती हैं वो वाकईतन एक सोच, एक नजरिए के इर्द गिर्द जमा होती हैं। इनके यहाँ इर्द गिर्द कोई नजरिया ही नहीं है। मासवा ये है कि दूसरों को बुरा भला कहना, और जो हमारा लीडर है वो सबसे अच्छा है, सबसे मुकद्दस है। और जहाँ तक उसके तकद्दस का तल्लुक है, मैं तो समझता हूँ कि उस शख्स के बारे में अगर मैं गुफ्तगू करूँ, हकीकी ज़ुबान इस्तेमाल करूँ, तो यकीनन यहाँ पे बैठ के आप मुझे बातचीत की इजाज़त नहीं देंगी। लिहाजा ये सबसे बड़ा मसला ये है कि इन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस शख्स के इर्द गिर्द जमा है, क्या उसका माजी है, क्या उसने किया जब उसको इख्तियार मिला, क्या रवैया था उसका, क्या उसने डिलीवर किया, क्या कौम के साथ उसका सलूक था, अपने मुखालफिन के साथ उसका क्या रवैया था। उसकी तो एक ही बात थी, एक ही वो नारा था उसका कि मैं सब कुछ हूं और बाकी कुछ नहीं है। ये जो सोच है ना जी, ये सियासत में नहीं पनप सकती, ये सियासत में नहीं चल सकती। और जहां तक आपने जिक्र किया कि उनकी जमात के वे उनके ग्रुप में इंतशार की बात, ये पहले दिन से ही एक दूसरे को काटने पे लगे हुए थे। अब ये आप देखिए ना, ये 3-4 दिन यहाँ पे इतना बड़ा हंगामा होता रहा और तहरीक इंसाफ के नाम पे हुआ, तो ये लोग जो इनके उहदेदार हैं वो कहीं दिखाई नहीं दिए। इनके अरकान कौमी असम्बली, इनके अरकान सूबाई असम्बली कहीं नजर नहीं आए। वही लोग जिनको चीफ मिनिस्टर केपी के वहाँ से लाए थे, गरीब लोग, और जिन लोगों को दिहाड़ी देकर लाया गया, जिन लोगों को लालच देकर लाया गया, वही लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए। और उन लोगों की चूंकि ना सियासी तरबियत थी, ना उनको ये मालूम था कि उन्हें क्या करना है और किस तरह करना है। जो कुछ इशारा उनको बुशरा बीबी के कंटेनर से मिलता था उसके मुताबिक वो मूव करते रहे। असला उनके पास था, टीयर गैस उनके पास थी, इसके अलावा उनके पास हर तरह के इक्विपमेंट थे जिनके ज़रिए से डिसरप्शन पैदा की जा सकती, और उन्होंने वही किरदार अदा किया। यह बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के ग्रुप को, इस तरह के ग्रोह को, इस तरह के जत्थे को इतनी ज़्यादा पजीराई मिल चुकी है, इतने आगे ये जा चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये मकबूल तरीन लोग हैं, लेकिन ये लोग मौसर है, क्योंकि इनके साथ जो लोग हैं उन बेचारों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये शख्स जो है, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रोह है, ये चाहता क्या है। ये चाहता ये है कि किसी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से, जो भी तरीका हो सके, दूसरों को सरनगू किया जाए और खुद इख्तिदार पे कब्जा किया जाए। ना इनको किसी अदारे का एहतराम है, ना किसी अखलाकियात पे यकीन रखते हैं, ना ये किसी बैनुल अक़वामी जो अतवार होते हैं उनसे इनको आगाही है। तो नतीजा यही निकला जो आप हमारे सामने है जी। बिल्कुल सही। और सर, ये बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं पे जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, और बहुत से नाकदीन ये भी कहते हैं कि चलें जो गलतियां तहरीक इंसाफ ने की वो की, लेकिन हुकूमत वक्त भी कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है इन्हें। अर्ज यह जी कि हुकूमत वक्त इनको क्या स्पेस देगी। जो कुछ इन्होंने 4-5 दिन में किया, इससे मिलती जुलती वारदातें ये पिछले 11-12 साल से करते आए। और जब से ये इक़्तिदार से निकले हैं
उसके बाद इनकी जो कारकर्दगी रही है वो आपके सामने है। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको आप पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन लम्हात से अलग नहीं कर सकते। 9 मई के वाक़यात का अगर हमारी अदलिया की तरफ से इंसाफ हो जाता, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता, और जिस तरीके से ये इनके ऊपर अदलिया मेहरबान थी उस पर तो तवक्को नहीं थी कि ये करेंगे। लेकिन जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये अगर 9 मई के फैसले हो जाते, अदलिया इनको एडजुडिकेट कर देती कानून और मुल्क की दस्तूर के रूह से, तो ये लोग इस हद तक ना जाते। ये इनके साथ आप ये कह रही हैं कि इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नाम है तहरीक इंसाफ। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ ये नहीं है कि हर बात में इनको रियायत दी जाए। इंसाफ ये है कि जिन्होंने जो जुर्म किए उसकी इनको सजा मिले, और जब तक आप इनको सजा नहीं देंगे तो ये जराइम का इर्तिकाब करते रहेंगे। इनको कोई रोक नहीं सकेगा, इनको कोई रोकेगा नहीं। जो शख्स जराइम करने का आदी हो जाए उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसको आप सजा दें। अगर आप उसको सजा नहीं देंगे तो उसकी हौसला अफजाई होती रहेगी और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और इस माशरे को अगर आपने पुरसुकून बनाना है और आपने मुआशी तरक्की करनी है, जिसको इन्होंने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ग्रुप ने, किसी ग्रोह ने पहुँचाया है तो वो तहरीक इंसाफ थी। आप देख लीजिए इनके पौने 4 साल के इक़्तिदार में पाकिस्तान में मईशत का कोई भला नहीं हुआ। इन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को किस तरीके से डाउन द ड्रेन ले जाया जाए, इसकी इकानमी को, ताकि यह कि पाकिस्तान दूसरों का दस्ते निकर बना रहे और ये ऊपर बैठे रहे। तो ये जो सूरत हाल है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि इससे निजात का एक ही तरीका है कि आप फैसला किया जाए कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रोह है, इसको पाकिस्तान की सियासत में आप इजाज़त देते हैं रहने की या नहीं देते, ये फैसला करने का वक्त आ गया। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि अब, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि नवंबर के आखिर तक बानी पीटीआई सब बाहर आ जाएंगे, मुकदमात भी और दर्ज हो गए हैं, तो अब तो उनका बाहर आना बिल्कुल भी नामुमकिन नज़र आता है? जी, जहाँ तक बाहर आने का तल्लुक है, ये तो फैसला अदालतों ने करना है। और जिस नौइयत के जराइम का इल्ज़ाम है उन पर, मेरी तारीफ में तो उनका बाहर आना शायद करीने इम्कान नहीं है। कम अज कम ये नवंबर का आखिर कह रहे हैं, मुझे दिसंबर का आखिर, मुझे अगले साल तक उनके बाहर आने के इम्कान दिखाई नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा मुआवजा होगा कि ये इस साल में जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि मुकदमात इतने ज़्यादा हैं, इतने संगीन है कि इनके लिए उसमें से मुरत हासिल करना, उसमें फ्री होना मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये इनको तवक्को हो सकती है, इनका ये ख्याल था कि ये धरना वरना जो उन्होंने किया है इसके नतीजे में शायद हुकूमत दबाव में आ जाए। हुकूमत ने क्या करना है, ये तो अदालतों ने फैसला करना है। और अदालतों में जो मुकदमात की इस वक्त की सूरत आ रहा है उसमें तो आप देखिए, कल ही एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनकी 8 मुकदमात में, जिनमें 9 मई के मुकदमात भी शामिल थे, इनकी जमानतों की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। तो जो लोग जराइम में मुलवस होते हैं उनका 2 तरीका होता है, या तो यह कि अदालतें उनकी जमानत मंजूर कर लें या फिर उनको बरी कर दें। तो मुझे तो दोनों में से कोई सूरत ऐसी मुस्तक़बिल करीब में दिखाई नहीं दे रही कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकेंगे। और फिर मुकदमात इतने ज़्यादा हैं, जराइम इतने ज़्यादा हैं, उसके इल्ज़ामात इतने ज़्यादा हैं कि अदालतों के लिए भी यह अब शायद मुश्किल हो जाएगा कि वो इनको स्कॉट फ्री कर सकें, इनको मौका दे सकें कि वो ये दोबारा अपना कोई किरदार अदा करने के लिए बाहर आ सकें। और बशर्ते कि यह किरदार भी कोई अच्छा होता। ये अदालतों को भी इल्म है, अदालतों में जो लोग बैठे हैं वो इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनको इल्म है कि इन लोगों ने क्या किया है। और अगर इनको बाहर दोबारा मुआशरे में आने का मौका मिलेगा तो यही कुछ करेंगे, ये जो पिछले 11-12 साल से और ख़ासतौर पे पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। और पाकिस्तान की मैयत को अगर बचाना है तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मुआशरे को, पाकिस्तान की सियासत को, इन लोगों से भी आपको बचाना पड़ेगा, इनसे इसको दूर रखना पड़ेगा। अगर ये लोग दोबारा मुआशरे की मामलात, माशरती मामलात में, सियासी मामलात में दखील हुए तो पाकिस्तान में मईशत को सुधारने का जो ख्वाब है, मैं नहीं समझता वो पूरा हो सकेगा।
बिल्कुल ठीक। अच्छा साले साहब, जो बेसिक पीटीआई फॉलोवर है, ऑब्वियसली इस कॉल पे भी वो बाहर आया और कल गंडापुर साहब ने कहा कि जनाब ये फाइनल कॉल अब भी जारी है, जो अपने घरों से बैठ के भी बेशक शायद वो एहतजाज कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कह दिया। लेकिन आपको लगता है दोबारा कोई ऐसी एहतजाजी कॉल अगर पीटीआई देगी तो अब उनका फॉलोवर शो अप होगा? अर्जिया जी के फॉलोअर तो पहले भी कोई शो अप नहीं हुए थे, फॉलोअर तो पहले भी नहीं आए थे, पहले भी किराए और भत्ते के लोग आए थे। और वो कैसे आए थे? वो केपी में चूंकि इनकी हुकूमत है, इनके पास तमाम सरकारी वसाइल इनके पास दस्तयाब है, पैसा इनके पास है, असर व रसूख है, सरकारी मुलाजम है, इस तरह से इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये लाए थे। अब मैं नहीं समझता कि इतने बड़े वाक़े के बाद, इतनी बड़ी हसीमत के बाद अब दोबारा कुछ ज़्यादा जल्दी से वो इस तरह की किसी एडवेंचरिज्म को, इस तरह की मुहिमबाजी के ऊपर आमादा हो सके। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो बानी है, उसका जो सरबराह है, उससे कोई बैद नहीं है कि कल को फिर वो कोई ना कोई चीज़ कह दे। लेकिन अब वो जो उसके साथी हैं वो सोचेंगे, एक बार नहीं 100 मरतबा सोचेंगे कि क्या हमें इस मुहिम जोई का पे आना चाहिए। और इस मुहिम जई के नतीजे में अभी तो मुकदमा शुरू नहीं हुए, आज तकरीबन मेरे ख्याल 700 अफराद जो हैं जिनको इन्होंने 2 दिन में गिरफ्तार किया है, उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। और वो लोग इबरत का निशान होंगे कि जो लोग आए हैं उनके लिए ये मिसाल होंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अब इनके लिए दोबारा बहुत जल्द मुमकिन हो कि ये इकट्ठे होकर इस तरह से इस्लामाबाद पर वाकई दारुल हुकूमत पर हमले का तस्वर इनको अब दिल से निकाल देना चाहिए। अब इंतजामिया ने फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद को उन्होंने कैपिटल रखना है, बिल्कुल, और इस्लामाबाद के ऊपर हमले की अब इजाजत वो नहीं देंगे, हर सूरत से अब रोका जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका साले जाफर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं अब ये सियासत क्या रुख नया मजीद इख्तियार करेगी और क्या वाकई हुकूमत अब आनी हाथों से इनसे निपटेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं, वैसे तो जानवरों के भी हकूक़ हैं और अगर आप जानवरों को चिड़ियाघरों में रखते हैं तो उसे सेफ़ एनवायरनमेंट देना और कंपैटिबल एनवायरनमेंट देना बड़ा ज़रूरी है। तो ख़बर यही है हमारे पास जनाब के कराची चिड़ियाघर में 15 बरस से रह रही थी एक हथनी मधुबाला, उसे खसूसी कंटेनर में सवार करके अब सफारी पार्क मुंतकिल किया जा रहा है। और आलमी तंजीम है जानवरों की, फोरपास के माहिरीन इस ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफ़र का मुआयना भी खुद कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी नुमाइंदा इकरा ऐवान की रिपोर्ट। हथनी मधुबाला का चिड़ियाघर में क़याम खत्म हुआ। 15 बरस तक चिड़ियाघर में रहने वाली मधुबाला को शाहाना अंदाज में खुसूसी कंटेनर में नीम बेहोशी की हालत में सवार किया गया। 4 से 5 टन वजनी कंटेनर एक बड़े ट्रॉलर पर रखकर जंजीरों से बांधा गया था, जिसमें मधुबाला सवार थी। कंटेनर के इर्द गिर्द फोरपॉस की टीम के अफराद और चिड़ियाघर इंतजामिया का अमला भी मौजूद रहा। हथनी मधुबाला को पहले लियारी एक्सप्रेसवे से सोराबकोट ले जाया गया, जहां से अबुल हसन अस्फहानी रोड से सफारी पार्क पहुंचा दिया गया। बहुत एहतियात के साथ कंटेनर को ट्रॉलर से नीचे उतारा गया। मधुबाला को कंटेनर से निकाला गया तो नई और कदरे बड़ी जगह देखकर वो खुश नजर आई। जानवरों के तहफ्फुज़ की आलमी तंजीम फोरपॉस के माहिरीन ने मधुबाला की मुंतकली के तमाम अमल की निगरानी की। So to give her a place like this home sweet home. After this, sure, we done here the sanctuaries. There is a lot of infrastructure created in the last months with additional swimming pool, shade place for the elephant, secure elephant fencing, proof fencing with electrical fence. In terms of animal welfare, to keep her calm, she got a little bit sedatives. She's good now so far. And she's safe inside. चिड़ियाघर में नूरजहां के इंतकाल के बाद मधुबाला अकेली हो गई थी, लेकिन अब सफारी पार्क में उसके लिए 2.5 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी मुख्तस की गई है, जहां उसे खाने के लिए तरबूज, गाजर और खीरा दिया गया। सफारी पार्क में उसे नई सहेलियां सोनिया और मलका भी मिल गई हैं, जिनके साथ अब मधुबाला हंसी खुशी जिंदगी बसर करेगी।
वेलकम बैक जनाब। अब जिक्र हो जाए क्रिकेट का तो कल पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखाई और कल एक साइम अयूब की तरफ से हमने सेंचुरी भी देखी। तो अब सीरीज का फैसला कुन मैच जो है वो आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम इज प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल, आपको नहीं पता होता कब कैसा परफॉर्म कर जाए, करने को बहुत अच्छा कर ले, वरना कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पूरी टीम पवेलियन लौट जाती है कुछ खास रन्स किए बगैर। सो अब पाकिस्तानी टीम को एक बड़ा धचका ये लगा है कि फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी जो है वो इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं और इनकी जगह अब्बास आफरीदी और जहादात खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये तब्दीली टीम की परफॉर्मेंस को किस तरह मुतासर कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। काशिफ शब्बीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ आपके वक्त का। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस मैच में और स्पेसिफिकली ये जो चेंजेस आई हैं टीम में कितनी फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? आपकी आवाज़ काशिफ साहब मुझे नहीं ठीक तरह आ पा रही, चेक कीजिएगा अगर टेक्निकली कुछ। अब आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल, हाँ जी फरमाइए सर। अच्छा, मैंने कह रहा हूँ सबसे पहली बात तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और यही खासा भी है पाकिस्तान की टीम का, इसलिए पाकिस्तान की टीम को सब पसंद भी करते हैं मेरा ख्याल है। लेकिन इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो जाना कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है 200 रन भी हम चेज नहीं कर सके और सारी टीम वाज बंडल्ड आउट एट अराउंड 60, तो ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात थे। लेकिन अब जो सबसे अच्छी बात पाकिस्तान की इस टीम में ये है कि एक तो यंगस्टर्स सारे हैं और पाकिस्तान ने पहली मर्तबा एक हल्की सीरीज़ में अपने यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी, मेन प्लेयर्स को आपने रेस्ट दी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान की तरफ से। एक लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा, कॉन्फिडेंस आएगा लड़कों के। हमने देखा भी है कि पिछले मैच में साइम अयूब ने बहुत अच्छी जारहाना इनिंग्स खेली उस मौके पर जब सिर्फ 145 रन चेज करने थे, आराम से भी वो स्कोर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी बैटिंग की। मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली टीम के अंदर आया होगा। बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और सारे बॉलर्स जो हैं इस वक्त फॉर्म में लग रहे हैं। लेकिन वनडे में होता ये है कि हर दिन एक नया दिन होता है, पाकिस्तान को पूरा फोकस करके खेलना पड़ेगा। जिम्बाब्वे की टीम को लाइट नहीं लेना पाकिस्तान ने, और अगर इसी तरीके से खेले और अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिजवान तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल होगी ये आज का वनडे भी जीतना, और सीरीज़ पाकिस्तान के लिए जीतना है आसान लगता है मुझे तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिम्बाब्वे टीम की कारकर्दगी को आप कैसे रेट करेंगे अब तक आपने जितनी परफॉर्मेंस उनकी देखी? देखें, जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स हैं वो सारा फोकस करते हैं मेनली विलियम्स के ऊपर, एरविन के ऊपर और सिकंदर रजा। ये तीन उनके मेन बैट्समैन हैं जिन पे वो फोकस करते हैं। उसके अलावा अंगारवा और मूसा रब्बानी ये उनके दो मेन फ्रंट एंड बॉलर्स हैं। अगर ऊपर से अंगारवा और मूसा रब्बानी विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं किसी भी टीम के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने पावर प्ले बहुत अच्छे तरीके से खेला और उन दोनों बॉलर्स को अच्छे तरीके से निगोशिएट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस भी आया, वो प्लेयर्स आगे चलते गए। और आपने देखा कि जब उनके स्पिनर्स आए वो उस तरह पेनिट्रेट नहीं कर सके, ना उनमें वो जो है वो वेरिएशन थी स्पिनर्स के में, उनको बड़ी ही कंफर्टेबली खेला पाकिस्तानी दोनों बैटर्स ने। और जो जहां बैटिंग का ताल्लुक है वहां मेरा ख्याल है विलियम्स और सिकंदर रजा ये दो मेन बैटर्स होंगे आज के दिन में भी। अगर पाकिस्तान दोनों की विकेटें जल्दी लेने में कामयाब हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। अगर आज टॉस पाकिस्तान जीतेगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग की कोशिश करे, अच्छा एक टोटल बोर्ड पे लगाने के बाद फिर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं जिम्बाब्वे के ऊपर। लेकिन ओवरऑल आपको पता है एक इमर्जिंग टीम है जिम्बाब्वे की, इतने उनमें वो तजुर्बा कार प्लेयर्स मौजूद नहीं है, इसलिए एक ऐसी टीम है जिसको आप प्रेशर में ला सकते हैं और जिसके खिलाफ मैच आप जीत सकते हैं। और ये जो फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार होकर बाहर हुए हैं, इनकी एब्सेंस से कितना हमारी बॉलिंग अटैक पे फर्क पड़ सकता है? देखें, ये दोनों प्लेयर्स जो थे इन्होंने वनडे स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वनडे स्क्वाड में कोई चेंज होगी। स्क्वाड तो उसी तरीके से जाएगा। अभी अगर फास्ट बॉलर्स की आप बात करें तो हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं,
और अहमद जमाल जो हैं वो हमारे ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका फ़र्क तो नहीं आएगा। हाँ, अगर जो आगे T20 सीरीज़ हो तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है, उसमें अगर वो स्क्वाड का हिस्सा बने तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए मसला आ सकता है। लेकिन जो अभी तक स्क्वाड पाकिस्तान का चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इनका इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की ओवरऑल टीम के ऊपर। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा सर कि अब जाहिर बात है चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है और ये मैच एक तरह से पाकिस्तान को तैयारी कराने में भी मददगार साबित होते हैं, तो आपको लगता है इस परफॉर्मेंस के साथ दे कैन प्ले वेल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल? देखें, इस टीम को स्क्वाड को खिलाने का फ़ायदा ये है कि इससे आप अच्छे प्लेयर्स निकाल सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी चूँकि एक लॉन्ग टर्म एक बड़ा इवेंट है और उसके अलावा उसमें मैचेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें आप सिर्फ 11 प्लेयर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको बेंच स्ट्रेंथ अच्छी बनाने की ज़रूरत है। और बेंच स्ट्रेंथ अच्छी तभी बनेगी अगर आप प्लेयर्स को मैचेस देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो मैच का प्रेशर कैसे ले सकते हैं और वो कैसा परफॉर्म करेंगे रियल सेंस में मैचेस में। तो उसके लिहाज से ये जो सीरीज है पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के वनडे में आया है, वो एक पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस बूस्ट वहाँ से भी पाकिस्तान को मिला है। उसके अलावा अगर आप टीम को ओवरऑल देखें तो अभी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम, ये 3 मेन प्लेयर्स आपके जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं जिनको आपने रेस्ट दिया है। तो मेरा ख्याल है ये ओवरऑल पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनेगा और यहाँ से आपके प्लेयर्स अच्छे निकल के चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। और अब होम ग्राउंड का अपना एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा, होम क्राउड का अपना एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा, तो पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहा है। ये सीरीज इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ कि इस बयान पर भी बात कर लें जो कि चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम जाकर भारत खेले और भारत से भारतीय टीम यहाँ पर ना आए, और अभी भी वो बज़द है कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आपको लगता है ये हठधर्मी कहीं वाकई इंडियन टीम को पीछे हटने पे मजबूर ना कर दे? देखें, इंडिया आए ना आए, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए, कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको यही कहा था कि पाकिस्तान की गलती उस वक्त हुई जब पाकिस्तान ने एशिया कप में इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया। वो हमने एक रास्ता दिखा दिया इंडिया को कि अगर वो ये इस बात पे अड़ जाए, बज़िद हो जाए कि वो नहीं आएगा, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट मौजूद है कि हम हाइब्रिड मॉडल करेंगे और बाहर जाके इंडिया के लिए मैचेस खेलेंगे। तो इस चीज़ को, इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब का बहुत अच्छा स्टांस है, पीसीबी का बहुत अच्छा स्टांस है। पीसीबी को अपने इस स्टांस पे कायम और दायम रहना चाहिए और पाकिस्तान को जिद करनी चाहिए आईसीसी के सामने कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखें, जितना इम्पोर्टेंट इंडिया है क्रिकेट फर्टर्निटी के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट पाकिस्तान भी है। अगर इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं है तो पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान को भी दुनिया क्रिकेट के शायकीन जो है पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपने स्टांस को बड़े मजबूत तरीके से पकड़ना चाहिए और किसी तौर पर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आईसीसी की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, आईसीसी को मजबूर हुआ आईसीसी के वो मीटिंग बुलाने के लिए, और पाकिस्तान ने उनसे रिटर्न मांगा हुआ है कि आप बताएं कि आप क्यों नहीं आना चाहते पाकिस्तान में क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकते। अभी हाल ही में आप देखें, बेलारूस का पूरा वफ्द पाकिस्तान में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए और बड़े अच्छे तरीके से वापस गए। उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया, यहाँ तक कि वो मरी भी गए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने देखा, और ये भी दुनिया देख रही है कि जब इतने बड़े एंटरराज पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, तो क्रिकेट टीम का तो कोई मसला नहीं है। और सिर्फ इंडिया नहीं आ रही, बल्कि 8 मुल्क और आ रहे हैं खेलने के लिए पाकिस्तान। अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इंडिया कोई अलग एंटिटी नहीं है, इंडिया के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब इंडिया को वेलकम करेंगे उसी तरीके से जिस तरह दुनिया क्रिकेट के बाकी मुल्कों को वेलकम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपना केस बड़े अच्छे स्ट्रांगली प्लीड करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, आईसीसी के सामने, और किसी सूरत पाकिस्तान को घुटने नहीं टेकने चाहिए। अच्छा, कल कमिंग बैक टू द यस्टरडे मैच, कल ओपनर साइम अयूब ने भी बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की। कैसे रेट करेंगे आप उनकी कारकर्दगी को? साइम अयूब, हमें सबको पता है कि एक टैलेंटेड प्लेयर है, उनके पास तमाम स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं, जितने स्ट्रोक्स बुक्स में हैं
वो सारे साइम अयूब के पास हैं। और साइम अयूब का सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं, एग्रेसिव प्लेयर हैं, वो घबराते नहीं हैं और वो कोई भी शॉट खेलने से कतराते नहीं हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और अगर उनकी इनिंग देखी जाए, जैसा मैंने आपसे कहा कि 187 का स्ट्राइक रेट पे उन्होंने स्कोर किया, ऐसे मौके पे कि जहां सिर्फ 145 रन बनाने थे, तो वहां पर भी उन्होंने अपने स्ट्रोक्स को रोका नहीं, अच्छे तरीके से खेला। और वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस ना सिर्फ उनके अंदर आया, बल्कि उनकी इनिंग से अब्दुल्ला शफीक के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया और अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा स्टे करके खेला। क्योंकि देखें, किसी भी बैटर के लिए विकेट पे स्टे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं, तो द बेस्ट वे इज कि आप विकेट पे स्टे करें, अपनी तमाम स्ट्रोक्स खेलें, टाइम लें अपना, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आता है, फॉर्म भी वापस आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि साइम अयूब की इनिंग से अब्दुल्ला शफीक को बड़ा हौसला मिला। अब्दुल्ला शफीक का वापस फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए, आगे टूर्नामेंट्स के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी उतने ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जितने साइम अयूब हैं। तो इस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स ने अपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया और जज्बाती नहीं हुए अब्दुल्ला शफीक ये देख कर के चूंकि साइम अयूब स्ट्रोक्स खेल रहा है, वो भी स्ट्रोक्स खेलें। उन्होंने अपना टाइम लिया और अपने आप को पूरा एडजस्ट किया विकेट के मुताबिक। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ शब्बीर साहब फॉर द प्रोफाउंड एनालिसिस। और अब एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। आपको हम बताएं कि ज़ाहिर बात है एहतजाज रहा और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पिंडी, लाहौर और पेशावर के बंद रहे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की तादाद 6700 है और 4 रोज़ तक ये बस अड्डे बंद रहे और करोड़ों का इन्हें नुकसान हुआ। यहाँ तक कि टोल प्लाजाज भी बंद रहे। जब ट्रैवल नहीं हो रहा तो टोल प्लाजाज पे भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका और यहाँ पर भी 10 करोड़ 40 लाख रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ। अब सवाल ये है कि ये इस तरह की डेवलपिंग इकॉनमी में जब हम खुद खसारे का भी शिकार हैं, तो अब ये नुकसान कैसे पूरा किया जाएगा? आयदा किरायों में इजाफा होगा या फिर हुकूमत से ये लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी अभी की खबर भी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स में एक नई तारीख रकम हुई है और 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर हो गई है। और स्टॉक एक्सचेंज ये जो सियासी कशमकश है उसके अंदर अगर डेवलप कर रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इशारियों में कुछ बेहतरी भी आ रही है। लेकिन ये मौशी इस्तेहकाम आम आदमी तक कब पहुंचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे जो गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं आज, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बस ऑनर्स एसोसिएशन है इस्मतुल्लाह नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो ये जो 4 दिन नुकसान हुआ है ट्रांसपोर्टर्स का, एक तो कम्युनिटी की आपकी राय क्या है इस पर, और हुकूमत किसी तरह से इस पर फैसिलिटेट करेगी आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने, मुझे अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। देखिए, हुकूमत तो ना बंद करते वक्त किसी को पूछती है, डक खोलते वक्त। तो ये हमारे मुल्क में ये बड़ा एक ऐसा बड़ा इशू है कि आए दिन कोई ना कोई इशू चला रहता है। तो उसका अल्टीमेटली आपको पता है आवाम को ही ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो इस वक्त जो 4 दिन 6 दिन तकरीबन लगे, जुमे से बंद हुए हम और कल भी दोपहर के वक्त जाकर, तो ये करोड़ों में नहीं है, ये अरबों में नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारे साथ हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं और उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनको पे करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आदमी का जो आजकल महंगाई का जो दौर है, इसमें 2 दिन अगर वो काम ना करे तो तीसरे दिन तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर इसी तरह दूसरे बिलों में भी इजाफे ये वो, तो लोग परेशान तो बहुत थे। हम लोग खुद भी ना, हमारा जो करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हो गई, ये गाड़ियाँ भी जो है असल में ट्रांसपोर्ट की तरफ तवज्जो किसी की है ही नहीं। पूरी दुनिया में मैं देखा है कि कम्युनिकेशन की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो की जाती है, जिसमें रोड भी है तो और ट्रेन है, रेल है, और आपके 3 ही सोर्स है ना जी, एयर, रेल और रोड। इस पे पैसेंजर भी है, इस पे कार्गो भी, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो मैंने देखा कि इस्लामाबाद के लिए ट्रेन चलती रही, मगर इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करता रहा, हुकूमत ने किसी भी नुमाइंदे ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो यार बैठकर कोई ऐसी SOPs बना ले
कि जो बाकी जो एरिए खुले थे, देखिए शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, ये कराची की तरफ, सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, कम से कम यहाँ तो ये निज़ाम चल सकता था। तो हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो। पाकिस्तान अगर सरदब और शादाब होगा तो पाकिस्तानी भी तरक्की करेंगे। तो ये जो है मेरा मतलब यही हर वक्त यही एक बात होती है हुकूमत से कि कभी भी कोई भी आप इशू बनाते हैं या कोई भी मामला कोई तरक्की के लिए कोई भी ऐसा एसओपीज़ बनाते हैं या कोई फ़ैसले करते हैं, तो कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ बिठाकर कोई ये मामलात किए जाए, मगर इस तरफ कोई भी नहीं आता। अभी ये ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है, एक मिनिस्ट्री है, 6 मिनिस्टर हैं इसके, मुख्तलिफ अलग-अलग इसमें डिपार्टमेंट है। तो अगर ट्रांसपोर्ट का महकमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नाम से ही है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो है तो फिर तमाम जितने भी इदारे हैं उसके कंट्रोल में होने चाहिए ना, वही फ़ैसले करे। सिर्फ रूट का एक होता है, हमारे जो एक पेपर होता है जो रूट पे चलने के लिए हमें एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो उसकी मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर वो पेपर मिलता है। तो अभी तक पाकिस्तान जब से बना है ना, तो वो उसके ऊपर लिखते हैं GBS, उसका मतलब होता है जनरल बस स्टैंड टू जनरल बस स्टैंड। अभी पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में बाकी सूबों में ये नहीं है, सिटी टू सिटी है। यहाँ पर हमारे क्या है कि यहाँ पर हम लिखते हैं फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर और जनरल बस स्टैंड से जनरल बस स्टैंड। हमने इस पर थोड़ी सी तरक्की की। बसें इस वक्त हमारे पास वो हैं जो पूरे एशिया को कम्पीट कर सकती। टर्मिनल हमने बनाए जिनमें सिक्योरिटी भी हमारी अपनी है, उसकी तमाम एसेसरीज़ का ख्याल रखना, स्टाफ हमारा अपना, हर चीज़। तो तरक्की की तरफ हम चले गए, एक साफ़ सुथरा निज़ाम मिल गया। पैसेंजर जो थे, फैमिलियाँ जो थी, उनको ये है कि जी अब लाहौर से बैठे हैं, मुल्तान जाना है, तो एक जगह से जाएंगे तो वहाँ से सेफली हमारी फैमिली पहुँच जाएगी। तो ये उस पर कोई हुकूमत उस पर नहीं मतलब हमारे साथ कोई ऐसा कोऑपरेट करती। तो ये मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि तरक्की जो है कम्युनिकेशन से ही होनी है, कम्युनिकेशन बेहतर करें हम। रोड बेचारे जो टूल प्लाजे हम पे करते हैं अरबों की तादाद में है। और ये एक बड़ी अहम बात है कि हम लोग जो है टैक्स जो है, इनकम टैक्स तो एक अलग है ना जो साल के बाद आता है, डेली की बुनियाद पर टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़े से, अरबों की तादाद में ये है, अरबों की उसमें है। तो जो है इसमें अभी जिस तरह बंद हो गया सारा निज़ाम, तो बसें खड़ी हो गई, बेचारे गरीब लोग बैठ के घरों में। अब ये डेफिसिट जो है ये टाइम लगेगा। और कैसे पूरा करेंगे सर? ये हुकूमत पूरा कैसे होता है जी? अभी जब कोरोना में हुआ कुछ भी नहीं हुआ, बस बेचारे जितने कुछ लोग इसी तरह इसमें ख़त्म हो गए, कुछ जो थोड़ा बहुत था वो सर्वाइव कर गए। असल में निज़ाम पूरा सिस्टम जो है ऐसा है कि ये बसें हमारी जो है ना जी, ये क्योंकि 4 करोड़ से ऊपर एक बस है, तो आप इसमें इन्वेस्टर भी शामिल हो जाते हैं, इसमें बैंक भी शामिल हो जाते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट, वो सारे बाकी खर्चे, अब समझ नहीं आती कि इसको किस तरह सर्वाइव किया जाएगा। ना किराया हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 5 रुपए या 4 रुपए या 6 रुपए डीजल ऊपर नीचे करने से आप क्या समझते हैं कि कितना लाखों का फ़र्क पड़ता है? कभी भी ऐसा नहीं होता। पिछली दफ़ा 5 रुपए डीजल कम हुआ और 30% टूल प्लाजे बढ़ गए। आप बताएं कि 1% भी नहीं डीजल कम हुआ, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ डीजल तो नहीं है, बाकी एसेसरीज़ भी हैं, बाकी स्टाफ भी शामिल है, नीचे से लेकर ऊपर तक कितने मरहले हैं दरमियान में। बुकिंग वाले हैं जो गाड़ियों में सामान रखते हैं, वर्कशॉप के लोग हैं, इसी तरह एसेसरीज़ हमारी हैं, तो बाकी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर भी हम जो है बड़ी मुश्किल में हर वक्त रहते हैं कि जी अगर तो 4 दिन जिस तरह भी ये निज़ाम चलने लगता है कि जी कोई बेहतरी की तरफ हम जाने लगते हैं, तो आपने देखा है फिर ये कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है। तो ये जो सारे कंसर्न्स हैं आप लोग हुकूमत के साथ डिस्कस करते हैं प्राइसिंग को लेकर, और जब स्पेसिफिकली आवाम कहते हैं कि किराए बहुत बढ़ जाते हैं, उस पर फिर क्या आप लोग करते हैं? देखिए, अगर एक 50 रुपए का फ़र्क होता है ये
50 रुपये कम हो गए, 50 रुपये ज़्यादा हो गए। हुकूमत जो है करती है हमारे साथ, सिर्फ एक ही यही इशू है जिस पे कोई ना कोई बात हमारी हो जाती है। तो बाकी तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमारी कोई, मगर असल जब तक ये देखें ना स्टेक होल्डर के साथ आप बैठकर मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी रिक्वेस्ट की है 2-3 दफ़ा कि एक उनकी मंथली एक अपनी मीटिंग होती, तो मैंने कहा हमें भी उस पर शामिल कर लिया करें, ताकि जो हर महीने के हिसाब से कोई अगर हुकूमत को कोई हमारी ज़रूरत है तो हम उनके साथ बैठकर जो भी एक अच्छे तरीके से कर लें। और अगर हमारी कहीं मुश्किलात आ रही हैं तो हम उस पर, अब देखें ना, एक गाड़ी जो है यहाँ से निकलेगी, ट्रैफिक पुलिस भी है, फिर मोटरवे पुलिस भी है, फिर ये जो चेक करती है जो एजेंसियाँ, उसके बाद मोटरवे से फिर उतरे आप जीटी रोड पर, तो वहाँ पर भी पेट्रोलिंग की एक पुलिस है। अब वो भी गाड़ियाँ चेक करते। तो ये अगर मैं अभी नाम तो मैंने ले लिए, मगर फिर ये हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती है कि अगर किसी कभी नाम ले ले, जिस तरह अभी ये हुआ कि कुछ भी हमें नहीं बताया गया कि जी आज बंद कर रहे हैं, हम खुद बंद कर देते हैं। हम पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है ना जी। अगर हुकूमत को करती भी है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए करती, तो हम उस पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते, मगर कुछ भी नहीं बताया गया। अचानक जी पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, एक दो गाड़ियाँ। सर हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का भी नुकसान ना हो और आवाम भी इसे ना भुगते। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे जनाब स्टॉक एक्सचेंज की भी हमने बात की, अब ज्वाइन कर रहे हैं मीर मोहम्मद अली ख़ान, माहिर मौशियात हैं, उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सो ये जो स्टॉक एक्सचेंज की नफ्सियाती हद अबूर की है, इसका आवाम की नफ्सियात पर कितना असर पड़ेगा सर? आवाम की नफ्सियात पे क्या खाक असर पड़ेगा इसका? अवाम के लिए तो देखिए स्टॉक मार्केट को इंडिकेशन नहीं है। एक आम अवाम के लिए टोटल 600 कंपनीज हैं, 2.5 लाख 2.25 लाख टोटल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के, और उसमें से भी 600 में से भी कोई 30 या 32 कंपनीज हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, और 13 कंपनीज हैं खुसूसन जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 पॉइंट्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। दूसरे ममालिक की स्टॉक मार्केट जो होती है वो उसमें अवाम का बहुत फायदा होता है। इसलिए जैसे आप अमेरिका देखें, वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई 80 मिलियन लोग, 350 मिलियन पॉपुलेशन में से 80 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और बमुश्किल 3 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये एक खास ग्रुप को बेनिफिट कर सकती है, मगर आम आवाम को इसका कभी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, अगर हम कुछ मेहनत करते पिछले 20-25 साल में और 10-15 मिलियन इन्वेस्टर्स ले आते, ईरान जैसे मुल्क में, सैंक्शन ज़दा मुल्क में 3.5 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, 3.6 मिलियन। तो जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो किसी का 2,000 रुपए 6,000 रुपए बन जाता है, 10,000 रुपए 25,000 रुपए बन जाता है, तो थोड़ी सी बेहतरी उसकी पर्सनल जिंदगी में भी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये जो मुआशी इस्तेहकाम की फिर हम बात करते हैं और हमारे वज़ीर ख़जाना बार बार ये बरमला कहते हैं कि IMF भी खुश है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन और अब हमारी तरक्की का रास्ता कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे थे, महंगाई की सतह वैसे की वैसी रहती है, इदारे शुमारियात के फिगर्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उससे आम आदमी की ज़िंदगी का भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज का इजाफा है, इससे हम ये कह सकते हैं कि फाइनली वी आर इन द राइट डायरेक्शन? Being in the right direction and being right are completely two different things. देखें, being in the right direction ये है कि मैं कराची से निकला हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, I'm in the right direction. अब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा या नहीं, इससे completely different thing. बिल्कुल ठीक। ये आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 48% से सिंगल डिजिट्स में आ गई है, ये 2023 से कंपेयर कर रहे हैं। इनका बेस ईयर 2021 नहीं है जहां से बुराई शुरू हुई थी। 2021 से अगर कंपेयर करें तो आप बताइए किस चीज की प्राइस कम हुई है?
अगर 48% से सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गया है तो कौन सी चीज कम हुई है? एक आम आदमी से पूछ लीजिए, क्या गाड़ियों की प्राइसेस कम हुई है, रोटी की प्राइस कम हुई है, अनाज की प्राइस कम हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हुई है, किसकी प्राइस कम हुई है? सब में पहले देखिए, इस हुकूमत का या जो हुकूमत हो उसका सब में बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मरीज पहली सांस लेता है वेंटिलेटर से हटकर और ये कह देते हैं कि अब ये ओलंपिक रेस में भागेगा हमारा मरीज। ऐसे नहीं होता, इकोनॉमीज ऐसे ग्रो नहीं होती। वजीर खजाना साहब को चाहिए कि अपनी पॉजिटिविटी को कंटेन रखें, 6 क्वार्टर्स अच्छी डिलीवरी दे, एक क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर, तीसरी क्वार्टर, फिर उसके बाद बोले कि हम सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं और चल रहे हैं और हम मुल्तान तक पहुंच गए हैं कराची से सही डायरेक्शन में। ये सुपर हाईवे पे बैठते हैं कराची में बस में और कहते हैं हम गिलगित पहुंच चुके हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव टू लुक एट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 17 माह पहले तक लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक और फेल मुल्क करार दे रहे थे। तो स्टॉक मार्केट आपको नहीं लगता हमारी तारीख की एक वाहिद मिसाल है जो ये हमें बताती है कि हम दिवालिया नहीं होने वाले? फिर IMF भी आपकी तारीफ कर कर जाता है। देखिए, IMF ने जितनी तारीफ की है वो मुझे पता है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है। IMF ने कोई तारीफ नहीं की। IMF ने ये कहा है कि आप सही चीजें कर रहे हैं। तो जो एक देखिए, IMF एक बनिया है, बनिया को बुरा मत कहिए, बनिए के पास हम गए हैं 50 साल में 24 दफा हम गए हैं। तो जो बनिया है वो तो अपना पैसा देते वक्त उसकी गारंटीज चाहेगा। और दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट की बेहतरी जो है वो अगर ब्रॉडबैंड बेहतरी होती, ब्रॉड बेस बेहतरी होती, ब्रॉडबैंड कह रहा हूं, ब्रॉड बेस बेहतरी अगर होती कि जी हमारे यहाँ 10,000 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती और 28 मिलियन लोग इन्वेस्टेड होते स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में एक इंडिकेशन होती है इकोनॉमी की, बिल्कुल होती है, मगर हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया में है क्योंकि वहां पे कोई 250 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, वहां पर है स्टॉक मार्केट, वहां पे 8,000 कंपनीज लिस्टेड है। हमारे पास 600 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से बमुश्किल 150 कंपनीज ट्रेड करती है दिन की। तो स्टॉक मार्केट नहीं है, एक आम आदमी की जिंदगी की बात कीजिए। आप गाड़ियों की प्राइसेस बताइए, आप तेल की प्राइसेस बताइए, आप रेंट बताइए, आप घर की प्राइसेस बताइए, आप एनर्जी की प्राइसेस बताइए और फिर कहिए कि किस तरीके से हमने बेहतरी की। हम तो चाहते हैं इस मुल्क की बेहतरी हो, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क की बेहतरी दुनिया में कहीं कहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। 6 हफ्ते हम सही चलते हैं, 1 हफ्ते हम एहतजाज होता है, 8 हफ्ते हम सही चलते हैं, 2 हफ्ते फिर एहतजाज होता है। तो और सब में बड़ी बात मैं दोबारा कहूंगा, और हर हुकूमत में मैंने यही कहा है टीवी पर, कि खुदा का वास्ता अपनी पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कंटेन रखे। ये बड़े बड़े बयानात ना दें कि हम K2 की चोटी सर कर चुके हैं, जबकि आप बेस कैंप के ऊपर हैं। 55 साल 60 साल से, इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की पूरी 77 साल की हिस्ट्री की नहीं, 60 साल से हम एक ही साइकिल में हैं। हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती है, 6.5-7% GDP पे जाती है, धन करके नीचे आ जाती है, इसलिए कि जैसे ही हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती है तो हमारे स्टॉक, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है। तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? हम इसको सही सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स के जरिए कर सकते हैं। किसी हुकूमत ने कोई रिफॉर्म्स नहीं किए, मैं चैलेंज कह रहा हूं, किसी हुकूमत ने रिफॉर्म्स नहीं किए। हमें फिस्कल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एनर्जी रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एक्सपोर्ट रिफॉर्म्स चाहिए, हमें टैक्स रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स के बगैर आप वही चीज बार बार करते रहेंगे। इस दफा 24वीं दफा गए हैं IMF के पास, अगली दफा 25वीं दफा जाएंगे, फिर 27वीं दफा जाएंगे। IMF भी कहता है कि रिफॉर्म्स करें,
एक अकल की बात है, एक आदमी को सिगरेट पीने से कैंसर हो गया है तो आप उसकी सिगरेट छुड़वाएंगे ना सब में पहले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम मौशी तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि अगले साल 1.5 साल में महंगाई 7 से 8% रहेगी, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि महंगाई 9 से 10% की बुनियाद पर बढ़ रही है, तो फिर बचत हमें कब नजर आएगी? जब नजर आ जाए इकरा आपको तो मुझे भी बता दीजिएगा अपने प्रोड्यूसर के थ्रू कि बचत इकरा की हो रही है, तो मैं सोच लूंगा कि मैं दुआ करूंगा बेटा आपके लिए कि और आपकी बचत हो। यहाँ तो देखिए ना 9% कहाँ से आ गई है इन्फ्लेशन, ये पिछले साल की बिना पे कह रहे हैं। पिछले साल अगर 38% थी और इस दफा 28% आ गई है तो वो उसको कह रहे हैं। अगर आप पहले दिन से इसको आप 2021 को बेसलाइन लेकर चले तो फिर मुझे बताएं किस चीज की बेहतरी आई है। भाई देखिए, सच बोले, जब तक ये हमारे हुक्मरान सच नहीं बोलेंगे ये नफरतें बढ़ती जाएंगी, ये खलीज अवाम और हुक्मरान के दरमियान बढ़ता जाएगा। अब बोले सच के, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, हम इसको फौरन कंट्रोल नहीं कर सकते। फिगरेटिवली तो हम कंपेयर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू तो हम कंट्रोल कर लेंगे, बेस लाइन चेंज करके, इंटरेस्ट रेट को कम करके, मगर एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इन्फ्लेशन जो है उसको 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आम आदमी के लिए भी जल्द से जल्द हमें रिलीफ मिले। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो अक्सर हम ये फील करते हैं कि जैसे ही सर्द मौसम आने लगता है या सर्दियाँ आने लगती हैं या वैसे मौसम चेंज हो रहा होता है तो हमारे मूड पे भी इसका बहुत असर पड़ता है, और हम अक्सर ये कहते हैं कि सर्दियों की वजह से हम शायद डिप्रेशन में चले जाते हैं या आइसोलेशन फील करते हैं या उदास फील करते हैं। तो ये बेचैनी या फिर एकदम मूड में तब्दीली क्यों आती है? इसको जनाब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये क्या है और किनको हो सकता है और इसके लिए कोई थेरेपी होती है या क्या हमें करना चाहिए, ये हम जानेंगे डॉक्टर आयशा शाहिद शेख शाहिबा से, माहिर नफ्सियात है और मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो बताइएगा ये ताल्लुक क्या है मौसम सरमा में और डिप्रेशन में? Assalamualaikum Ikra, thank you very much for inviting me and it's a very important topic आजकल के मौसम के लिहाज से भी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ये एक मूड का डिसऑर्डर है जिसमें मोस्टली डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इसको अक्सर कहा हम सीजनल डिप्रेशन भी कहते हैं आम जुबान के अंदर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होता है वो मोस्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वो वाले मंथ्स हैं जो कि सर्दियों वाले या ज्यादा सर्दियों वाले मंथ्स हैं, इसमें देखने में आता है और ज्यादातर लोग इसका शिकार होते हैं। और इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर भी साइंसी तहकीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल क्रूशल चीज़ों के बारे में नहीं पता कि इसकी रीजंस क्या हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये रीजंस हैं कि किसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। उसमें नंबर 1 ये आता है कि क्योंकि इन दिनों के अंदर या इस मौसम में, सर्दी के मौसम में सनलाइट कम हो जाती है, तो सनलाइट का क्योंकि ताल्लुक हमारी सेहत के साथ, विटामिन डी बनाने के साथ, और इन रिटर्न हमारे जो हैप्पी केमिकल्स हैं सेरोटोनिन जैसे हो गया, उनके बनाने के साथ है। तो अक्सर थेरीज ये भी बताई जाती हैं कि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है इस मौसम के अंदर, जिसकी वजह से हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ के क्योंकि सनलाइट कम होती है, ओवरऑल हमें विटामिन डी नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का निज़ाम है, ब्रेन का निज़ाम है, सही से नहीं चल पा रहा होता, जिसकी वजह से मूड ख़राब होने के चांसेस हैं। तीसरी ये चीज़ कि जिन लोगों को पहले से फैमिलीज़ में या खुद से उनकी पर्सनालिटी में अगर डिप्रेसिव फीचर्स पाए जाते हैं, अगर वो डिप्रेस्ड रहते हैं, तो इस मौसम में क्योंकि रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, आपके लिए जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, सोशलाइजेशन के मौके भी कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ये होता है कि उनके जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। So, एक और भी चीज़ है डॉक्टर आयशा कि ऐसे बहुत से ममालिक हैं जैसा नॉर्वे है, अलास्का है, या वो हाई टेम्परेचर जोन्स हैं जहाँ पर बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर तो रात ही नहीं होती और कई कई महीने सिर्फ दिन रहता है, तो उनके मूड्स पे फिर क्या असर होता होगा या फिर वो इम्यून हो जाते हैं ऐसे मौसम के साथ?
वहां पर ये है कि जिन जिन जगहों पर दिन ही नहीं होता या जिन जगहों पर रात ही नहीं होती, वहां पे उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिल्कुल मुतासिर होती है, और रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि इसकी वजह से उनको मूड के डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से उनको सोने के लिए बहुत ज्यादा डार्कर रूम्स प्रेफर किए जाते हैं। इनको कहा जाता है कि बिल्कुल अंधेरा करके आपने लेटना है, रिलैक्स करना है, तो कोशिश करें कि आपको अंधेरे वाला आपका ब्रेन जो है परसीव कर सके कि माहौल है, तो वो उस तरीके से अपने आप को केटर करते हैं। लेकिन वहां भी मूड के इश्यूज हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफस्टाइल के जरिए हैंडल करते हैं, और क्योंकि उनकी मजबूरी भी होती है तो उन्होंने वहां पे रहना भी होता है, सिचुएशन भी आ जाती है वहां पे। बिल्कुल सही। कोई थेरेपीज़ होती हैं इसके लिए स्पेसिफिकली एशिया के अंदर कि हम कोई दवाई का इस्तेमाल करें या कोई थेरेपी या कोई एक्सरसाइज जो आप सजेस्ट करना चाहें? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ये दरअसल आप समझ लीजिए कि एक डिप्रेशन की ही टाइप है, लेकिन कई दफा बहुत ज्यादा सवेयर नहीं होता बहुत के लिए। इसलिए इस इशू के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वो खुद घर बैठ के कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने आप को बहुत एक्टिव रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा, आज तैयार होने का, मुंह हाथ धोने का दिल नहीं कर रहा, तो सब कुछ दिल मार के करना है ताकि आप इस चीज को बढ़ने ना दे सकें। जितना हम सोशलाइजेशन कम करते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप को लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, काम पे जाना छोड़ते हैं, उतनी ये चीज बढ़ जाती है। इवेंचुअली ये होता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी डिप्रेशन होता है, अक्सर वो सुसाइडल भी हो जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। अगर फर्ज करने से बहुत बढ़ जाए तो वहां पे थेरेपी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो हेल्प करती है, और अगर इसके सिम्टम्स इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो उससे हमें साइकियाट्रिस्ट की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो वहां पर अपनी डेली रूटीन को बेहतर करना, इस मौसम में अगर दिल नहीं भी कर रहा लेकिन अपने आप को पुश करके एक्सरसाइज करना बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। तो कोशिश करके घर में से एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी 20 मिनट की वॉक, ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा कार्डियो कर लेना, सोशलाइज करना बहुत हेल्पफुल होता है उन लोगों के लिए जो कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मॉनिटर करते हैं अपने अंदर। और बहुत से लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि उनको हर साल इस मौसम में कुछ ना कुछ मूड की तब्दीली का सामना करना पड़ता है, और बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा सवेयर हो जाता है। तो अगर आपको नजर आ रहा है कि एक कुछ सालों का पैटर्न बन गया है और अब चीजें वर्स हो रही हैं, तो बेहतर है कि पहले ही इस मौसम के शुरू होने से पहले अपने आप को एक्टिव कर लें, डीएक्टिवेट ना करें। अच्छा, एक आंसर हमने ये तब भी देखा कि जब कोविड का टाइम था तो ऑब्वियसली लोग घरों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या सिर्फ घरों तक महदूद हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो उस वक्त भी ये शायद बहुत पीक पे था, डिप्रेशन हो जाता था लोगों को और लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो अब जब मौसम चेंज हो रहा है तो हम अब ये भी देख रहे हैं स्मोक की इफेक्ट की वजह से भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हमने देखी, स्पेसिफिकली बच्चों पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। वो किस तरह कंट्रोल किया जाए? अच्छा, जो कोविड के हालात थे वो थोड़े से डिफरेंट थे बिकॉज वो गर्मियां थी और का मौसम था, स्प्रिंग सीजन था, मार्च के बाद का टाइम, तो उसमें सर्दियां तो नहीं थी। तो लेकिन ये कि घर में बैठने की वजह से मूड खराब हो गया था, और आपने सवाल भी अच्छा कि स्मॉग की वजह से भी हम कहीं ना कहीं बाउंड हो गए हैं। लेकिन स्मॉग में फायदा ये है कि हमें सोशलाइज करने से मना नहीं किया गया। हम एटलीस्ट एक दूसरे के घर जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिल सकते हैं। तो वो चीज अगर जारी रखी जाए, बच्चे अगर घर पे मेल मिलाप कर लें। इसके अलावा अगर पेरेंट्स आधा घंटा भी सिर्फ निकाल के बच्चों के साथ एक 1-on-1 प्ले का टाइम दें तो बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है। सिर्फ आधा घंटा अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ जाएं और आप 1-on-1 उसके साथ प्ले करें तो वो उसकी ज़हनी सेहत के लिए, साइकोलॉजिकल सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो भी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा बच्चों को घर के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज कराना जो है वो उनके लिए हेल्पफुल होता है, ताकि उनका जो एक बॉडी स्ट्रेस है वो भी निकल सके। तो ये चीजें इस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, अगर ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ऑब्वियसली ये डायग्नोज अगर ना हो पा रहा हो किसी से या किसी को ना पता हो, तो आगे जाकर ये किसी सवेयर मेंटल एलिमेंट में भी तब्दील हो सकता है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डिसऑर्डर जो है इसमें रिसर्चेस प्रूव करती हैं हमारी कि अगर ये अनडायग्नोज्ड रह जाए और ये सालों साल होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, तो अक्सर कहा कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी जिसको हम प्रॉपर डायग्नोस्टिक डिप्रेशन कहते हैं, वो उसमें बदलने के इसके चांसेस होते हैं। और उसमें आपको अब थोड़ा सा इल्म होगा कि अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसी का अनट्रीटेड रह जाए तो वो लाइफस्टाइल यानी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ तो खराब करता ही है, लेकिन साथ में वो इवेंचुअली मेंटल हेल्थ इतनी खराब कर देता है कि लोगों को सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड के ख्यालात आने लग जाते हैं। तो वो चीज इसमें तब्दील हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो अक्सर आपको समझ आने लग जाती है कि हमें 1-2-3 साल से हम नोटिस कर रहे हैं कि हमेशा ऐसे हो रहा है।
बहुत से लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं कि अगर जिन लोगों को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है उनको इन दिनों के अंदर पेट के मसाइल या गर्ड के इश्यूज या खाने के इश्यूज होने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि अगर इसी मौसम में ये चीज हो रही है और साथ में मूड भी खराब है तो कहीं ना कहीं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनको थेरेपी और मेडिकेशन जो होती है वो लेनी पड़ती है। और किसी तरह की डाइट या फिर लाइफस्टाइल चेंज भी आपको हेल्प आउट करता है इसमें? जैसे मैंने कहा है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में एक्सरसाइज करना और सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीजन ये वाला चल रहा है जिसमें एसिडी होने के चांसेस हैं तो वहाँ पे सोशलाइज करना है, अच्छे हेल्दी लोगों से मिलना है जिनसे मिलके खुशी होती है, ऐसे लोगों से ना मिलें जिनसे आपको बाद में सैडनेस या चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन ऐसे लोग जो हेल्दी हैं, जो आपको बूस्ट कर सकते हैं, मोराल को बूस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों से जरूर मिलें। अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें और विटामिन डी एनरिच जो फूड्स हैं या आपके सप्लीमेंट्स हैं वो इस मौसम में भी हेल्प करते हैं, जो कि मूड को भी बेहतर करते हैं और इवेंचुअली इसके सिम्टम्स को भी केटर करते हैं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अब सोशलाइज करने के अलावा हम प्रेफर ये करते हैं कि बच्चे तो होते ही हैं स्क्रीन टाइम के साथ अटैच, लेकिन बड़ों को भी एडिक्शन यही हो जाती है और वी प्रेफर टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी स्क्रीन्स या कोई सीजन देख लिया या मोबाइल्स के साथ लगे रहे। हाउ मच इट अफेक्ट दैट? इट डज एक्चुअली। मैं अपने अक्सर क्लाइंट्स को बताती हूँ कि जो सोशलाइज करना है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन है कि यू आर सोशल एनिमल, आपको सोशल एनिमल बना के भेजा गया इस दुनिया के अंदर। तो वहां पर जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी एनर्जी अच्छी होती है तो हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली कॉपी करता है। अब मसला ये है कि स्क्रीन में आप किसी के साथ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई आपके सामने नहीं बैठा हो, वो आपसे दूर ही है, स्क्रीन पर ही, तो एक लिमिट के बियॉन्ड उसकी हेल्प जो है वो आपको नहीं मिल सकती। और स्क्रीन में जैसे रील्स हैं या शॉर्ट्स आती हैं वो बहुत एडिक्टिव मटेरियल है, तो बच्चे तो एडिक्ट हो ही जाते हैं, बड़े भी एडिक्ट हो जाते हैं। और एडिक्शन जब भी आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड खराब होने के चांसेस आ जाते हैं। जैसे भी इंटरनेट डाउन है तो बहुत कर रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है, हम सोशल मीडिया इस्तेमाल रहे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा साहिबा फॉर द वेरी यूज़फुल टिप्स। और कोशिश ये कीजिए जनाब, मौसम तब्दील होता है, वैसे इस मौसम का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे नामवर शोरा जो हैं उनके जो कलाम है वो इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि दिसंबर है तो कई दफ़ा ये सितमगर भी बन जाता है और उसके बाद शायरी भी बहुत भरपूर तरीके से सामने आ रही होती है। तो इसी के साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अहल खाना का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।